नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। चैप्टर 5 का जो वंशागति का आणविक आधार है, ये चैप्टर है हमारा। इसमें लास्ट टॉपिक आज पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। कल का जो टॉपिक था लैकोपेरॉन, वो ख़त्म हो गया है। आप जा कर के लास्ट क्लास जो है वो देखिएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि जीनोम क्या होता है। तो जीनोम क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग हो या किसी भी दूसरे प्राणी हो, चाहे आप एक कॉकरोच ले लीजिए या कोई दूसरा प्राणी ले लीजिए, उसमें जितने भी डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, जितना भी ये हमारा डीएनए होता है, ये मान लेते हैं 3 प्राइम, ये क्या है 5 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम और ये क्या है 3 प्राइम। ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये क्या है बच्चों, इस डीएनए का जितना भी टोटल सीक्वेंस होता है, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम में क्या है डीएनए के सीक्वेंस पड़े हुए हैं। तो हमारी शरीर में क्या है 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं, राइट। कितने जोड़े क्रोमोसोम हैं, 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम। ये 23 पेयर्स का हाफ नंबर अगर हम ले लेंगे, जोड़े में है तो नंबर में कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 23 आ जाएगा। तो 23 क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट है उसी को कहा जाता है जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। तो मैं अब ये परिभाषा में रीड कर रही हूँ। क्या परिभाषा है, किसी जीव के गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह, क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉइड ग्रुप पर उपस्थित कुल डीएनए को क्या कहा जाता है बच्चों, जीनोम कहा जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 का हाफ कर दीजिए, यानी 23 गुणसूत्र में जितने भी डीएनए के सीक्वेंस पाए जाते हैं उन सभी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। जीनोम क्यों कहा जा रहा है भाई, डीएनए के एक सेगमेंट को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। डीएनए के एक सेगमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों, जीन कहा जाता है। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए के एंटायर सीक्वेंस को, यानी पूरे के पूरे सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, जीनोम कहा जाएगा, ठीक है। ये परिभाषा जानना जरूरी है। दूसरी भी परिभाषा दी हुई है, किसी जीव की कोशिका में उपस्थित अगुणित समूह के गुणसूत्रों में, ये वर्ड याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जीनोम किसी जीव की कोशिका में उपस्थित द्विगुणित क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट टोटल डीएनए का सीक्वेंस है, नहीं, अगुणित समूह के होंगे। क्या होंगे, अगुणित समूह के गुणसूत्रों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम का क्या होगा, जितना नंबर होगा वो क्या है आपका, जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जीनोम कहलाता है। और इसमें क्या आपकी सूचनाएं, क्या इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं, जैविक सूचनाएं पड़ी हुई हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या आपके, कि भाई आपकी आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का हाइट जो है, कलर जो है, जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होगा, ये सब किस में होता है, जीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली बच्चों ये एक लंबी सी परियोजना चली थी, काफ़ी लंबे टाइम तक चला था, लगभग 13 सालों तक चला था, जिसमें अमेरिका, यूके, यूएस, आपका फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये सब कंट्रीज़ क्या थे, ये सब कंट्रीज़ शामिल होकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। 1990 में ह्यूमन जीनोम को प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और 2003 में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया गया। अब ये चलाया क्यों गया था, ये चलाने के पीछे रीज़न था कि मनुष्यों में जितना भी जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं एक ह्यूमन बीइंग के जीन का दूसरे ह्यूमन बीइंग के जीन्स में, और क्या क्या बाकी विशेषताएं हैं, और इनसे हम आने वाले फ्यूचर में और ऐसी क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं ताकि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ या बाकी एनिमल्स की लाइफ को क्या कर सके, यानी ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट की इंटरैक्शन को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सके। तो इसलिए एक बड़ा सा मेगा प्रोजेक्ट चलाया गया था, बहुत सारा रुपया भी इसमें खर्च हुआ था, इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, या इसे वृहत परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृहत परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे देश और बहुत सारा रुपया भी इसमें खर्चा हुआ था, ठीक है। अच्छा, हमने अभी अभी जीनोम का डेफिनेशन पढ़ा कि जीनोम क्या है, कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर
जो डीएनए के सीक्वेंस प्रेजेंट है वो जीनोम है। अब क्या होगा, यानी कि इस जीनोम के सीक्वेंसेस को हमें स्टडी करना है। हर एक इंसान के जीनोम के सीक्वेंसेस को, क्या हर एक इंसान का नहीं, कुछ सैंपल्स लेंगे और उनके जीनोम्स के सीक्वेंसेस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक आइडिया लेते हैं कि भाई आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। तो क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों द्वारा डीएनए का पृथक्करण, डीएनए खंडों की क्लोनिंग एवं इन खंडों पर उपस्थित क्षार अनुक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है। अतः 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में मानव जीनोम परियोजना को क्या किया था, शुरू किया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव के संपूर्ण जीनोम के डीएनए क्रम का निर्धारण करना था, ताकि उसका फायदा हम अपने आने वाले जीवन में क्या कर सके, ले सके। ठीक है बच्चों, अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है, एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इन्होंने क्या किया, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1984 में की थी। बेसिकली ये स्टार्ट होते होते 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था। मानव जीनोम जो है आपका परियोजना, उद्देश्यों के विस्तार और आवश्यकता को देखते हुए इसे क्या कहा गया था, महाप्रोजेक्ट कहा गया। क्यों महाप्रोजेक्ट कहा गया? बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसको महाप्रोजेक्ट कहा गया था। ठीक है बच्चों, ह्यूमन जीनोम में हमारा जो ह्यूमन जीनोम होता है, बेसिकली मानव जीनोम जो है बच्चों, इसमें आपके जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेस पेयर्स हैं, ये हमारे शरीर में इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट है बच्चों हमारे शरीर में। ह्यूमन बींग्स में टोटल इतने बेस पेयर, क्षारक युग्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतने क्षारक युग्म प्रेजेंट है। इसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻18 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके? सिंगल क्षारक को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। यही न्यूक्लियोटाइड्स को डबल कर देंगे तो क्या कहा जाएगा, बेस पेयर कहा जाता है। तो हमारे शरीर में 3 × 10⁻9 क्षारक क्या होते हैं आपके, युग्म, क्षारक युग्म प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मतलब डीएनए सीक्वेंस के स्टडी को करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, डीएनए सीक्वेंस को पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए, सब में 99% जीन क्या है, सेम है। केवल और केवल 0.1% जो जीन है हमारा पूरे शरीर का, यानी इस 3000 में से 99% जीन क्या है, सेम है। केवल 0.1% जीन जो है बच्चों वही अलग है, और उसी एक 0.1% जीन की वजह से हम और आप इतने ज़्यादा अलग हैं, विचारों में, बातों में, बिहेवियर में, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में इंसान जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ 0.1% ऑफ जीन। सिर्फ 0.1%, नॉट 1%, 0.1% जीन की वजह से इंसान क्या है, एक दूसरे से अलग है। और सिर्फ इंसान नहीं, बाकी एनिमल्स भी क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। एनिमल दूसरी कैटेगरी में आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन जीन्स के बारे में बात हो रहा है। एनिमल और ह्यूमन बींग्स के जीन्स में बेसिक सा है, उसमें ज़्यादा ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर कभी एनिमल और ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसेस का कंपेरिजन हुआ तो पता ये चल सकता है। ठीक है, मानव जीनोम में जो है जंक डीएनए जो है बच्चों, मतलब सिर्फ ऑलमोस्ट आई थिंक सिर्फ 2% डीएनए जो है हमारे जीन्स हैं, मैं डीएनए बोलूँ या जीन्स बोलूँ बात एक ही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 2% जीन्स ऐसे हैं जो कोडिंग करते हैं प्रोटीन के लिए, जो क्या करते हैं बच्चों, कोडिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि टोटल जीन का 98% जो जीन है आपका वो क्या है, बेकार है। क्या है, बेकार है, मतलब कोडिंग नहीं करता है। बेकार तो नहीं कहेंगे, कोडिंग नहीं करता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जंक डीएनए कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, जंक डीएनए कहा जाता है। अच्छा, ये कोडिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन ये करते क्या हैं, ये कोडिंग नहीं करते बच्चों, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये आपके डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और एक काम है,
और इनका काम क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो अपराधी है, रेपिस्ट है या पिता कौन है, इस तरह की जो जानकारियां हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से पता चलती है, वो इन्हीं जंक डीएनए से ही पता चलती है। किससे पता चलता है, जंक डीएनए से पता चलता है। ठीक है, ये क्या आ गया, चलिए। अच्छा, अब तो हमने क्या देखा कि ज्ञात पूरे डीएनए का सिर्फ और सिर्फ 2% डीएनए ऐसा है जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, 98% जंक डीएनए है जो क्या करते हैं बच्चों, इनका कोई खास कोडिंग में रोल नहीं होता, स्टेबिलिटी एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि मानव जीनोम में जंक डीएनए बहुत अधिक होता है। कितने हैं, इसमें 5.8 बेस पेयर वालों की क्या होती है, सीक्वेंसिंग होती है। और कौन से सीक्वेंसिंग, रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब 5.8 बेस पेयर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। सीक्वेंस का मतलब है अनुक्रम। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अनुक्रम। लेट्स से कि हमारे डीएनए का, ये हमारा जो डीएनए है, इसमें A C G T ऐसे अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरे डीएनए में क्या होंगे, बार बार A C G T, A यहां बना देती हूँ। हाँ, ये देखिए, इस तरह से हमारा डीएनए है, तो यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक लगे हुए, A C G T, A C G T, A C G T। इस तरह से क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, A C G T। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, A C G T, फिर A C G T, फिर A C G T। इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इनका रिपीटेशन हो रहा है। और जिस तरीके से, जिस क्रम में ये लगे हुए हैं, उनको सीक्वेंसेस कहा जाता है, अनुक्रम कहा जाता है। A के बाद C आ रहा है, C के बाद G आ रहा है, G के बाद T आ रहा है, इसको अनुक्रम कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है। और यही नाइट्रोजनी क्षारक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, रिपीटेड सीक्वेंस कहा जाता है। ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, अनुक्रमों की क्या हो रही है बच्चों, पुनरावृत्ति हो रही है। ये जो जंक डीएनए है ना, 90% जो जंक डीएनए है वो क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इसीलिए ये क्या है, आपके रिपीटेड सीक्वेंसेस में आते हैं। कैसी सीक्वेंसिंग इनकी होती है, रिपीटेड होती है। सीक्वेंसिंग कैसी होती है, रिपीटेड होती है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, और क्या है बच्चों, 5.8 बेस पेयर की क्या हो रही है, रिपीटेड सीक्वेंसिंग हो रही है। और इनमें 1 लाख कॉपियां तक पाई जाती हैं जो सेंट्रोमियर के चारों ओर टेलोमियर्स पर स्थित होती हैं। ये गुणसूत्र की संरचना, गतिकी विकास से संबंधित होती हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये कोडिंग में रोल तो प्ले नहीं करती हैं, बट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आ जाइए। और अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा एक जीन है वो क्या होता है कि जीन में लगभग कितने बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का जीन है जिसका डिस्ट्रोफिन जीन नाम है, वो कितना है, उसमें 2.4 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम पर सबसे अधिक जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। इस एक्स क्रोमोजोम पर 2968, 2968 इतने जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वाई क्रोमोजोम पर सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल 231 जीन प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि एक्स क्रोमोजोम पर 2968 जीन प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोजोम पर 231 जीन प्रेजेंट होता है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ स्थानों पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है बच्चों, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, आ जाइए देखते हैं। देखिए, जैसे ये मैं जो बना रही हूँ, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है डीएनए का। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये मान लेते हैं पर्सन ए का डीएनए है, ये मान लेते हैं पर्सन बी का डीएनए है, ये मान लेते हैं बच्चों पर्सन सी का डीएनए है। अब यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, लेट्स से कि यहाँ पर क्या है, ए सी टी जी, सी जी सी जी सी जी, यहाँ पर क्या है, ए सी टी सी
C, इस तरह से इसमें क्या है A C T, यहाँ पर क्या है आपका A C G C G। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ठीक है, देखिएगा, अगर हम इन डीएनए की सीक्वेंसिंग देखें, A C, दूसरे पेन से देखती हूँ, A C G C G C G C G, A C, बीच वाले को अभी मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, ये वाला, एक मिनट, ओके, इरेज कैसे करूँ, यहाँ पे है ये वाला, देखिए A C T C G C G C G C G, A C T C G C G C G, A C T C G C G C G। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि पर्सन ए में केवल एक न्यूक्लियोटाइड को अगर छोड़ दिया जाए, केवल एक नाइट्रोजनी क्षार, नॉट न्यूक्लियोटाइड, केवल एक नाइट्रोजनी क्षार को छोड़ दिया जाए, अगर नाइट्रोजनस बेस को अगर छोड़ दिया जाए, तो क्या दिख रहा है कि पर्सन ए में भी डीएनए की सीक्वेंसिंग एक जैसी है, पर्सन बी में भी डीएनए की सीक्वेंसिंग एक जैसी है, पर्सन सी में भी डीएनए की सीक्वेंसिंग एक जैसी है, केवल और केवल एक ही बेस जो है वो अलग दिख रहा है। ऐसे ही पर्सन डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, मतलब जितने भी लोग होंगे उसमें क्या देखा जा रहा है कि केवल और केवल एक ही नाइट्रोजनस बेस का चेंज आ रहा है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में क्या आता है, डिफरेंसेस आते हैं, लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में आप SNP आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, SNP आप कह सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहा जाता है। तो ये है कुछ उपलब्धियां जो हमने पता करी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चला करके, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको पता क्या चला कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बच्चों, इसकी सीक्वेंसिंग करी कैसे गई, पता कैसे चला कि इतनी सारी चीज़ें हैं और ये सब कुछ हमें पता चल रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, तो इतने सारे जीनोम हैं और इनमें से इतने जंक डीएनए हैं और जो है कुछ ही % ऐसे हैं जो आपके मेन डीएनए हैं, पता कैसे चला? तो ये देखिए, ये है कुछ हमने मेथड्स अप्लाई किए जिसके चलते हमें क्या पता चला कि हमारे जो ह्यूमन में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्या किया गया बच्चों? सबसे पहले क्या किया गया, डीएनए को क्या कर लिया गया, कोशिका से अलग कर लिया गया। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए किया गया। डीएनए को सेपरेट कैसे किया गया भाई? शरीर से निकाल करके हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कराया, सेंट्रीफ्यूज करा करके डीएनए को क्या कर लिया, हमने अलग कर लिया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या है, अपकेंद्रण है, ठीक है ना, अलग कर लिया। अब जो डीएनए हमको मिला, मान लेते हैं कि एक लंबा सा हमको क्या मिला हुआ है, डीएनए मिला हुआ है, ठीक है बच्चों, एक लंबा सा डीएनए मिला। अब हम क्या देखेंगे कि इस पर कुछ क्या है, इस पर सीक्वेंसेस लगे हुए हैं, तो इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर हमको क्या करना है, कट करना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, और कट कर करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करा, तोड़ लिया। डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या किया, तोड़ लिया हुआ है। सो कटिंग डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, कट किससे करते हैं बच्चों हम? एक एंजाइम होता है हमारे पास जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाता है, उससे हम क्या करते हैं, डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा छोटा हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट कट हुआ था बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरी कोशिका से जोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरी कोशिका से जोड़ेंगे, क्योंकि डीएनए जो अकेला रहेगा ना, अगर अकेला रहेगा तो इसको कोई दूसरी चीज़ आकर के डाइजेस्ट कर सकती है और ख़त्म कर सकती है। इसीलिए इसको हमें क्या करना है, दूसरी कोशिका से इसको जोड़ना है। तो इनको क्या कहते हैं, ये जिन कोशिकाओं से हम इसको जोड़ते हैं बच्चों, इनको कहा जाता है होस्ट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? होस्ट सेल कहा जाता है, पोषद कोशिका कही जाती है। तो हमने क्या किया, ज्वाइनिंग दीज पीसेस टू इस BAC का मतलब आपका है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और YAC का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ठीक है, तो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है, मतलब हमने खुद प्रिपेयर किया हुआ है, और इनसे, इन कोशिकाओं से हमने क्या किया, अपने जो फ्रैगमेंटेड डीएनए थे उनसे इन पीसेस को क्या करा, जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको तो जोड़ दिया, ये
जो हमारा होस्ट सेल है, अब इस होस्ट सेल को हमें किसी दूसरी कोशिका के अंदर डालना पड़ेगा, तभी तो जाकर के फिर नया डीएनए बनेगा, है ना। अगर ये बाहर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर इसमें तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही ये पड़ा रहेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुत सारे इसी प्रकार के बहुत सारे डीएनए चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब बहुत सारा डीएनए चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, अब इस होस्ट सेल को हम क्या करेंगे बच्चों, किसी दूसरी कोशिका में डालेंगे। अब इसमें से हमारा बैक्टीरिया हो सकता है, आपका बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कोई ऐसे बेसिकली प्राणी या जीव आप कह लीजिए जिनमें रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता हो, और बाकी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, वो जब हम अपना बायोटेक वाला चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए इतना जानिए कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें रेप्लिकेशन और बहुत सारे स्टेराइल कंडीशन में होस्ट सेल को एंटर किया जाता है, दूसरी कोशिका में एंटर किया जाता है। इसको वेक्टर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। आई होप कि आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मलेरिया का जो मच्छर होता है, मलेरिया का मच्छर क्या करता है बच्चों, क्या मच्छर में वो वायरस प्रेजेंट है जो हमको काट करके मलेरिया कॉज कर रहा है? नहीं, जो वायरस है, जो प्लाज्मोडियम है, बेसिकली मलेरिया प्लाज्मोडियम क्या हो रहा है, वो दूसरे जीव से मच्छर के सलाइवा में आ रहा है, और जैसे ही मच्छर हमको काटता है उसके सलाइवा से जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। तो क्या देखा जा रहा है कि दूसरे एनिमल और हमारे बीच में, इन्फेक्शन के बीच में एक वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को कैरी करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मच्छर एक वेक्टर की तरह काम करता है। इसी तरह से इस होस्ट में ये वाला जो डीएनए आपका प्रेजेंट है, इसको क्या करना है, हमको इस वेक्टर के शरीर में एंटर कराना है। इस वेक्टर के शरीर में क्या कराना है, एंटर कराना है। जैसे ही जब हम एंटर कराएंगे तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट क्या होगा, मिल जाएगा। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और क्या करेंगे हम इसको, एक मिनट इसी कलर से मैं बनाऊँ, फिर क्या करेंगे हम, हमारा जो होस्ट सेल था उसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, जिसके पास क्या है, जो हमने डीएनए कट किया था वो फ्रैगमेंटेड डीएनए हमने अटैच्ड भी किया हुआ है, माफ कीजिएगा, अटैच्ड किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ दीज इनटू बैक्टीरिया और ईस्ट सेल। तो हमने क्या किया, हमने BAC और YAP के थ्रू क्या करा, इस छोटे से पीस को जोड़ दिया हुआ है, और फिर उसी को क्या करेंगे, हम दूसरे कोशिका में एंटर करा देंगे। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा बच्चों, अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके अपने जैसे बहुत सारे डीएनए बना देगा, अपने जैसे बहुत सारे डीएनए बना देगा। इसी को कहा जाता है क्लोनिंग। क्या कहा जाता है, क्लोनिंग कहा जाता है। तो अब क्या होगा, क्लोनिंग होगा। क्लोनिंग किसका, डीएनए का, और जो सेल है, जो बेसिकली कोशिका है या एनिमल प्राणी है, बेसिकली मैं कहूँगी ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर में बार बार उसके जैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, बहुत सारा डीएनए जीन बना लेना। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, हमको क्या मिलना था, हमको बहुत सारा डीएनए चाहिए था, तो हमको तो मिल गया, बहुत सारा डीएनए हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। तो ये डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए दो तरीके हैं जिनमें हम क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं। एक वैज्ञानिक थे, सेंगर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूरे के पूरे जीनोम का, पूरे के पूरे जीन का क्या करा, एंटायर जीन का सीक्वेंसिंग कर लिया, यानी एंटायर पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लिया। ठीक है, पूरे के पूरे डीएनए का इन्होंने क्या कर लिया बच्चों, सीक्वेंसिंग कर लिया। सीक्वेंसिंग करने के बाद इन्होंने अलग अलग नाम भी दे दिए, अलग अलग नाम भी दे दिया। इसी को कहा जाता है एनोटेशन। क्या कहा जाता है, एनोटेशन। जहाँ पे जिस पोजीशन पर जो नाम है प्लेसिंग करना है, आपने उसका नाम भी दे दिया। इसी को क्या कहा जाता है, एनोटेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्लोनिंग करने के बाद डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाएंगे कि कहाँ पर ACG, इस तरह से, एक मिनट, ACGT
AGCT, इस तरह से DNA के सीक्वेंसेस कहाँ पर कैसे लगे हुए हैं, ये हमने कर लिया। सीक्वेंसिंग के बाद क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट सीक्वेंसेस विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस का क्या होते हैं, जो ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस जो एक साथ दो प्रोटीन बना रहे हैं उनको ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस कहते हैं बच्चों। जो एक साथ दो प्रोटीन बना रहे हैं, तो एक साथ दो प्रोटीन बना रहा है और एक जीन क्या करता है, यानी एक कोड क्या करेगा, एक टाइम पर एक ही प्रोटीन बनाएगा। तो उन करेक्ट सीक्वेंसेस को हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंसेस को भी पता करना है और किसको पता करना है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को भी पता करना है। तो सेंगर ने क्या किया था, सेंगर ने सभी प्रकार के सीक्वेंसेस को पता किया, मतलब इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों होंगे, इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक और तरीके से किया गया डीएनए का सीक्वेंसिंग। दूसरा तरीका क्या था, दूसरे तरीके में हमने सिर्फ और सिर्फ मेन जो डीएनए हमारा था उसके लिए हमने सीक्वेंसिंग किया। इसको कहा जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग। इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग कहा जाता है, जिसमें ऐसे ही सीक्वेंसेस को हमने क्या किया, एनोटेशन किया, जो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, कोडिंग सीक्वेंसेस थे। क्या थे बच्चों, कोडिंग सीक्वेंसेस थे। सिर्फ उन्हीं का हमने क्या किया, एनोटेशन किया, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हमने नाम दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, सीक्वेंसेस का पता लगाते हैं। अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले बच्चों हमें समझना है क्या, हमारे पास कुछ ऐसे, जब ये सीक्वेंसेस का पता चलने लगा तो हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी थे जिनके बेसिस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो दो तरह से रिपीट हो रहे थे। अब ये सीक्वेंसेस क्या हो रहे हैं बच्चों, कुछ इसमें से रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। क्या है बच्चों, रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी सीक्वेंसिंग की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं। कैसे रिपीट हो रहे हैं, एक तो कुछ इस तरह से रिपीट हो रहा है, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था ACGT, इस तरह से ACGT, इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। एक का रिपीटेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, एक का रिपीटेशन मान लेते हैं, ये इधर पे आप रख लीजिए 5 प्राइम, इधर पे 3 प्राइम, ये आप इसको मान के ही चलिएगा कि ये ऐसा सीक्वेंस इसका है। ठीक है, और ए का रिपीटेशन क्या हो रहा है, ACGT, AAT, फिर ACGT, AAT, देन ACGT। एक का रिपीटेशन क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ACGT के बाद में फिर इधर पे भी ACGT दिख रहा है, फिर इधर पे भी ACGT दिख रहा है। उसके बाद में बीच में क्या आ जा रहा है, बीच में एक दूसरा सीक्वेंस आ जा रहा है AAT का, बीच में एक दूसरा सीक्वेंस आ जा रहा है AAT का। ऑल्टरनेट वे में आ रहे हैं ये, एक पहला यहाँ पर है, उसके बाद एक को छोड़ करके, फिर उसके बाद एक को छोड़ करके। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ACGT, ग्रीनी कलर ले लिया क्या, ACGT, फिर ACGT, देयर इज नो गैप बिटवीन दी सीक्वेंसेस, कोई गैप यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको कहा जाता है बच्चों टैंडम रिपीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इन सीक्वेंसेस को कहा जाता है टैंडम रिपीट। इन सीक्वेंसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, टैंडम रिपीट कहा जाता है। और इन सीक्वेंसेस को कहा जाता है इंटरस्पर्स्ड रिपीट कहा जाता है, इंटरस्पर्स्ड रिपीट कहा जाता है। पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इनको कहा जाता है टैंडम पुनरावृत्ति कहा जा रहा है। और मुझे माफ़ कीजिएगा, इसका हिंदी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पहले ये हमारे टैंडम रिपीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बच्चों, ये है आपका टैंडम रिपीट। इनके सीक्वेंसेस के बीच में कोई भी क्या कहते हैं, गैप नहीं है, यानी इनका जो रिपीटेशन हो रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता चला जा रहा है। जबकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम गैप देख रहे हैं। तो दो तरह से सीक्वेंसेस का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब आ जाइए दूसरी चीज हम देख लेते हैं, टैंडम रिपीट को ही अब हम लेंगे बच्चों।
ठीक है। टैंडेम रिपीट के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं बच्चों, वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब बेस पेयर का नंबर बहुत कम होता है। बेस पेयर का नंबर जो होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, लगभग क्या होता है 2 से 60 बेस पेयर के बीच में होता है। कितना होता है? 2 से 60 बेस पेयर के बीच में होता है। इसीलिए इन टैंडेम रिपीट्स वाले डीएनए सीक्वेंसेस को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है बच्चों। सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है, या सैटेलाइट रिपीट्स कहा जाता है इनको। ठीक है। ये सैटेलाइट रिपीट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। ये सैटेलाइट रिपीट्स कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिंगर प्रिंटिंग में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी का पता लगाना होता है। ठीक है। तो ये सैटेलाइट डीएनए कौन से हैं आपके? एक होता है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। एक होता है बच्चों माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है। मिनी सैटेलाइट में जो बेस पेयर होता है बच्चों वो आपका 2 से 60 लगभग होता है। 2 से 60 बेस पेयर होता है। ठीक है। और माइक्रो सैटेलाइट में 1 से 6 बेस पेयर के आसपास में होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 6 बेस पेयर होते हैं। और ये जो मिनी सैटेलाइट के बेस पेयर हैं, ये मिनी सैटेलाइट के बेस पेयर बच्चों, इनका क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसेस बहुत वेरिएबल होते हैं, अलग अलग ह्यूमन बींग्स में अलग अलग होते हैं। ये इनका जो रिपीटेशन होता है हर इंसान में अलग अलग होता है। इसी वजह से इनको VNTR के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहा जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं। प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इन्हीं मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं बच्चों। और ये मिनी सैटेलाइट्स के जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो हर एक इंसान में अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इनको टैंडेम रिपीट्स, ये दोनों ही आपके क्या है? टैंडेम रिपीट्स हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत वेरिएबल होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहा जाता है। कैसे पता चलेगा कि मैम ये वेरिएबल होते हैं? देखिए, टैंडेम रिपीट हमने क्या देखा था? जैसे ACGT, एक मिनट, चलो मान लो TG ऐसे है, ACTG ACTG, इस तरह से है। अब क्या किया? यही हमारे एक ही क्रोमोसोम पर, ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना लूँ, ठीक है, ये क्रोमोसोम का एक जीन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब इस जीन पर ये आपके डीएनए के सीक्वेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है। फिर से ये क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, लाइन नहीं बनाऊंगी मैं। फिर इस तरह से ACTG ACTG ACTG, इस तरह से फिर से ACTG ACTG ACTG। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी कि ये क्या है? ये क्रोमोसोम के एक लोकस पर प्रेजेंट जीन है। इस जीन में ये डीएनए के सीक्वेंसेस हैं। अब इनमें क्या हो रहा है? ये डीएनए के जो बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस है, इनका रिपीटेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। पर कितनी बार रिपीट हुए? 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार रिपीट हुए? 3 बार रिपीट हुए हैं। अब इसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट ये 10 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 15 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 200 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 500 बार भी रिपीट हो सकते हैं। लेकिन ये अगर मेरे में ये 10 बार रिपीट हो रहे हैं तो सामने वाले इंसान में या आप में ये 10 बार 15 बार, मेरे में अगर 10 बार रिपीट हो रहे हैं तो आप में ये 12 बार रिपीट होगा, या 11 बार रिपीट होगा, या फिर 8 ही बार रिपीट होगा। तो अलग अलग इंसान में ये डीएनए की, यानी ये टैंडेम रिपीट्स का जो नंबर है, टैंडेम रिपीट्स का जो नंबर है ये अलग अलग होगा। नंबर ऑफ रिपीट्स क्या होंगे बच्चों? अलग अलग होंगे। ठीक है। पर्सन ए में मान लेते हैं 5 बार रिपीटेशन हो रहा है, पर्सन बी में ये 10 बार रिपीट हो गया, पर्सन सी में ये 4 ही बार रिपीट हुआ है। और इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है बच्चों? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहा जा रहा है। इनका नंबर ऑफ क्या हो रहा है? टैंडेम रिपीट का नंबर अलग अलग हो रहा है। एंड दैट इज वाई इस मिनी सैटेलाइट का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये देखने के लिए कि टैंडेम रिपीट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। जितनी बार रिपीट होंगे हर इंसान में ये अलग अलग होता है, और जिस इंसान में ये
जितना निर्धारित है अगर ये पता चल गया, जो सैंपल हमने लिया होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मैच कर गया, तो भाई उस इंसान की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट समझ में आ गया है, मिनी सैटेलाइट समझ में आ गया है, माइक्रो सैटेलाइट समझ में आ गया, और टैंडम रिपीट क्या होता है। ये जो रिपीटेशन हो रहा है बिना किसी गैप के, बिना किसी ऑल्टरेशन के, ये क्या हो रहा है, टैंडम रिपीट है। ठीक है, टैंडम रिपीट जीन के मतलब एक जीन में कितनी बार हो रहा है वो क्या है, आपके बन जाते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बन जाते हैं। अगर हमको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट समझ में आ गया है तो अब हम आते हैं अपने किस पर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या पता चला, डीएनए सीक्वेंसिंग पता चली। डीएनए सीक्वेंसिंग पता चली तो हमने क्या देखा, कुछ रिपीटेड डीएनए भी थे। रिपीटेड डीएनए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो अलग अलग इंसान में अलग अलग है। और इसी से क्या पता चला कि भैया जो इंसान रहेगा, अगर उस इंसान की पैटर्निटी पता करनी है, अगर उसने किसी का मर्डर किया हुआ है, या फिर जो बहुत दुखद है बट अगर वो रेपिस्ट है, उसने किसी का रेप किया हुआ है, तो क्या पता चलेगा, वहाँ से जो सैंपल हमको मिलेगा, इट कैन बी एनीथिंग। सैंपल में हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, जो बाल हैं, नेल हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, सीमेन हो सकता है, या स्पर्म सेल्स हो सकती हैं, ब्लड हो सकता है। इस तरह से इन स्पेसिमेंट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डीएनए में टैंडम रिपीट्स, और कौन से, VNTR वाला टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को देखते हैं। और उसको देख करके हम जो सस्पेक्ट्स होते हैं, जिन पर हमें आशंका होती है कि यही वो पर्सन हो सकता है, तो उससे मैच कराएंगे, उसका भी सैंपल लेंगे, और जो हमें जो जगह होती है उस जगह से हमें जो सैंपल मिला हुआ है उन दोनों के सीक्वेंसेस को मैच कराएंगे। अगर वो सीक्वेंस मैच कर गया दैट मीन्स कुछ सस्पेक्ट ही क्या है, आपका जो टारगेट है वो है। ठीक है, लेट्स से कि पैटर्निटी पता कर रहे हैं कि कोई बच्चा है और जो फादर है वो मना कर रहा है कि ये मेरा चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, बच्चे के का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फादर का भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा, एंड दोनों के ब्लड सैंपल्स में क्या देखा जाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट को देखा जाएगा। अगर वो मैच कर गया तो फादर ही क्या है, उस चाइल्ड का फादर है, मतलब वो जो आदमी है। ठीक है, इस तरह से पता करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन शॉर्ट क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं रीड करती हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अच्छा, यहाँ पर, अरे वेट, ये है, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बच्चों, इसको आप डीएनए टाइपिंग भी कह सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग सब सेम होता है, एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक, हाँ, सबसे पहले किसने कौन थे, एलेक जैफरी साहब थे। इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तरीका बताया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इंडिया में आपके सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो हैदराबाद में है, यहाँ पर दो लोग थे जिनका नाम है VK कश्यप और कौन, लालजीत सिंह है। तो इंडिया में इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को शुरू किया हुआ था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। लालजीत सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, 1985 में एलेक जैफरी ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तरीका बताया था बच्चों। ठीक है ना, क्लियर, आगे आ जाइए। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तरीका क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ये समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम आएंगे। ये है हमारा, ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाएगा बच्चों, देखिए VNTR के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और इसी VNTR की पहचान हमको करनी है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। अब मुझे क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैं कुछ कहने वाली थी, हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि हमने क्या देख लिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक सा आइडिया क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, अब हम सीधा सा सिद्धांत पर आते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उद्देश्य और चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मेथडोलॉजी पर। मेथड्स क्या है,
टेक्निक क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पता करने का। जैसे सीक्वेंसिंग हमने पता किया बच्चों, सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को हमें क्या करना है, कट करना है, अलग करना है। अलग कैसे करेंगे, ब्लड सैंपल लिया हुआ है, इस ब्लड सैंपल को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे बच्चों। सेंट्रीफ्यूज करने पर हमको क्या दिखेगा, सेंट्रीफ्यूज करने पर हम देखेंगे कि कुछ डीएनए हमारे ऐसे होंगे जो यहाँ पर पैलेट वाले पोजीशन पर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ये आपके मेन डीएनए होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं बच्चों, मेन डीएनए होते हैं, क्योंकि इनमें इनका क्या होता है, हैवी डीएनए होते हैं। बेसिकली हैवी डीएनए इसलिए होते हैं ये क्योंकि इनमें ये वाला सीजी वाला जो सीक्वेंस होता है वो ज़्यादा होता है। सीजी रिच डीएनए होते हैं ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सीजी सीक्वेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये क्या होते हैं, हैवी डीएनए होते हैं बच्चों। हैवी डीएनए इसीलिए क्या है, आपके नीचे की तरफ बैठ गए हैं। ठीक है, कुछ डीएनए ऐसा होगा जो कि क्या करेगा, ये आपके ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सुपरनेटेंट की तरफ आ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये कैसा होगा, इसमें क्या होगा ना, इसमें 80 वाला सीक्वेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इसको 80 रिच डीएनए कहा गया। और ये कैसा है, आपका लाइटर डीएनए है बच्चों। ये कैसा है, लाइटर डीएनए है। और ये जो हैवी डीएनए या ये कोडिंग डीएनए, और इस हैवी डीएनए का हमें कोई काम नहीं है, हमको काम करना है इस लाइटर डीएनए से काम करना है। जो हल्का डीएनए है इसी से हमको काम करना है। अभी इतना आप समझिए, हल्का डीएनए जो है इससे हमको काम करना है। हमने क्या किया, हमने जो हमारा सैंपल है, हम सैंपल अपना मान के यहाँ पे क्या चल रहे हैं कि हमने ब्लड सेल का सैंपल लिया हुआ है। किसका सैंपल लिया हुआ है, ब्लड सेल का सैंपल लिया हुआ है। सैंपल में आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, नेल ले सकते हैं, हेयर्स ले सकते हैं, सीमेन ले सकते हैं, और सलाइवा ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एज अ सैंपल आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्लड को एज अ सैंपल क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया बच्चों, लेट्स से कि एक मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि मर्डर हुआ है। ठीक है, अब मर्डर वाली जगह पर आप गए और वहाँ पे क्या किया, आपको जो आदमी या लेट्स से कि कोई पर्सन है वो मरा हुआ है, वो उसकी डेड बॉडी तो मिली ही मिली, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जहाँ से ये पता चल रहा है कि यार ये तो किसी और का है ना। लेट्स से कि जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, उसके बाल का कुछ टूट गया, या फिर ब्लड उसको भी कहीं से कट लग गया, उसका ब्लड गिर गया, इस तरह से मान के चलते हैं। तो ये ब्लड स्पॉट हमको क्राइम सीन से मिला जहाँ पर मर्डर हुआ था, ये ब्लड स्पॉट मिल गया। इस ब्लड स्पॉट को हमने क्या करा, सेपरेट कर लिया। सेपरेट कैसे करा, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट किया। देन इसको हमने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या किया बच्चों, कट कर लिया। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या किया, कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने क्या किया, डीएनए को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी तरह लोहे वाली कैंची नहीं है, अणुओं की ही बनी हुई कैंची है जो डीएनए को कट करती है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हमने क्या किया, हमने किया जो हमारा फ्रैगमेंटेड डीएनए कट हुआ था, हमने इसको एक जेल पर रखा, एगारोस जेल यूज किया। कौन सा जेल यूज किया बच्चों, एगारोस जेल यूज करके हमने क्या किया, एगारोस जेल यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं। एगारोस जेल को यूज करके इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेस पर इस डीएनए को रखा। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बर्तन होता है उस पर हम रखते हैं, मशीन होता है बेसिकली, उस पर रखा, तो इसको क्या कर रहे हैं हमने दो चार्जेस से इसको डिनोट किया। पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड होता है और नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो किस तरफ आएगा, एनोड की तरफ आएगा। एगारोस जेल से हमने क्या किया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने में यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ डीएनए आपके हैवी होंगे या बड़े होंगे, कुछ छोटे छोटे डीएनए होंगे, और जितने छोटे छोटे डीएनए होंगे वो उतना ही तेजी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, यानी कि एनोड की तरफ आएंगे। एनोड की तरफ आ गए तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अभी भी देखो यहाँ पे अभी हमें पता नहीं चला है कि कौन सा VNTR वाला सीक्वेंस है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम
रिपीट वाला सीक्वेंस है। अभी ये मिक्स्ड है, मतलब इसमें VNTR वाले हैं और नॉन VNTR वाले हैं, हैवी और लाइट दोनों ही हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये पता चल गया कि कुछ कुछ क्या है आपके पॉजिटिव एनोड की तरफ आ गए, तो इतना हमें पता चल गया। पूरे टाइम तक इनको इस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पर हमें नहीं रखना है, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराना है, ठीक है, ये क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमने इनको एक मेम्ब्रेन पर शिफ्ट कर दिया। देखिए इसके ऊपर क्या हो रहा है, इनको हम क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन पर शिफ्ट कर रहे हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम है नाइलॉन मेम्ब्रेन, या फिर इसका नाम है न्यूट्रोसेल्युलोज कहा जाता है। न्यूट्रोसेल्युलोज एक बार चेक कर लीजिएगा, वो नाम होता है इसका, नाइलॉन मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस नाइलॉन मेम्ब्रेन या न्यूट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर हम क्या करते हैं, इसको, इस जो प्लेटिंग है हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। यही यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ डीएनए जो होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को नाइलॉन मेम्ब्रेन पर या न्यूट्रीसेल्युलोज मेम्ब्रेन, माफ कीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा कि सेलुलोज के आगे कौन सा वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है कि उसको शिफ्ट करते हैं। इस टेक्निक को बच्चों सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर पड़े हुए अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को इस पतले से मेम्ब्रेन पर हमने क्या कर लिया बच्चों, शिफ्ट कर लिया हुआ है, जो कि किसका बना हुआ है, सेलुलोज या नायलॉन का बना हुआ है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। सदर्न एक वैज्ञानिक हैं, एडविन सदर्न इनका नाम है। इन्होंने ही इस तकनीक के बारे में इसका इजाद किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग कर लिया हमने, क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को शिफ्ट कर लिया, आपके नायलॉन या सेलुलोज के मेम्ब्रेन पर शिफ्ट कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अच्छा एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ना जो हमारा डीएनए यूज़ हुआ है ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। डीएनए यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है बच्चों। डीएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है हमारा, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो पहचान होगी उसको इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, इसी वजह से हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैं SSDNA से लिखते जाऊँ, हमारे पास जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है बच्चों, इसकी सीक्वेंसिंग पर हम दूसरा एक सीक्वेंस लगाएंगे, और वो किसकी मदद से होगा, ये हमारा एक प्रोब होता है, प्रोब डीएनए होता है बच्चों। ये प्रोब डीएनए क्या करेगा, जैसे ही इस मेम्ब्रेन पर आप प्रोब डीएनए को डालोगे, ये प्रोब डीएनए VNTR वाले रीजन को पहचानेगा और उससे जाकर के क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ये प्रोब डीएनए कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये प्रोब डीएनए रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ रेडियो डीएनए प्रोब टू स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स। ये क्या करेगा, ये पहचानता है उस VNTR वाले रीजन को, और प्रोब डीएनए हमारा क्या करेगा, इस डीएनए से जाकर के जुड़ जाएगा, और अब जो डीएनए है हमारा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, VNTR वाला रीजन कौन सा है वो हमें पता चल रहा है। इससे पहले तक हमें VNTR वाला रीजन नहीं पता था। प्रोब डीएनए ने हमारे VNTR वाले रीजन को आइडेंटिफाई किया, और उससे जाकर के डीएनए सीक्वेंसिंग, उससे जाकर के क्या हुआ, जुड़ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अपने डीएनए को ज्वाइन कर लिया हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड बना लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी आपके जो एक्स्ट्रा डीएनए के सीक्वेंसेस बचे हुए थे उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था हमारा वेरिएबल टैंडम रिपीट वाला सीक्वेंस चाहिए था, जो कि प्रोब डीएनए ने पता करके बता लिया हुआ है, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो डीएनए बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, हटा लेंगे। हटा लिया हुआ है। अब जो इस मेम्ब्रेन पर हमारा डीएनए का सीक्वेंस बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, यूवी रेज से या एक्सरे फिल्म पर इसको डालेंगे। यहाँ पे यूवी रेज का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सरे का यूज़ हो रहा है, और उस फिल्म पर इसको हम डालेंगे। ये डीएनए का सीक्वेंसेस हमें मिला हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पर यूवी रेज, एक्सरेज क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। एक्सरेज जैसे ही पड़ेगा वो क्या करेगा, आपके जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो कुछ डार्क हो जाएंगे, कुछ लाइट हो जाएंगे, कुछ डार्क हो जाएंगे, कुछ लाइट हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए पैटर्न बाय एक्स रेज।
ठीक है। तो क्या करेगा, एक्स रेज को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ इस तरह से डार्क और लाइट डीएनए का पैटर्न बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको डीएनए के पैटर्न देखने को मिलेंगे, कुछ लाइट हैं, कुछ ज़्यादा डार्क हैं, कुछ ज़्यादा चौड़े हैं, जो बैंड्स हैं इस तरह से अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये जो बीच वाला है बच्चों, ये बीच वाला हमारा सैंपल हमने लिया हुआ है, और सैंपल का भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे, सेम प्रोसेस से VNTR वाला रीजन पता करेंगे, एक्सरे फिल्म पर उसको पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से बैंड हमको डीएनए फ्रैगमेंट्स का मिलेगा। और जो दो पर्सन जिन पर हमको शक है या जो आपको क्राइम सीन पर ब्लड का स्पॉट मिला हुआ है, आपको 2 पर शक है, 3 पर शक है, उन सभी के डीएनए सीक्वेंस को सेम मेथड से आप क्या करेंगे, इसका VNTR वाला रीजन पता करेंगे और इस तरह से डीएनए की क्या करेंगे, पैटर्न को पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सरे रीजन। अच्छा, तो डीएनए का VNTR वाला रीजन आपको कहाँ से पता चला, जब प्रोब डीएनए ने सीक्वेंसिंग की, और उसके बाद सस्पेक्ट कौन है ये कहाँ पे पता चला, जब आपने डीएनए को एक्सरे फिल्म पर डाला, तब आपको पता चला कि एक्चुअल में मर्डरर कौन है या रेपिस्ट कौन है, या फिर पैटर्निटी का पता लगा रहे हो तो पता चल जाएगा कि भाई फादर तो यही है। ठीक है, इस तरह से तो हमें कुछ इस तरह का डीएनए सीक्वेंस मिला। आप देख करके बताएंगे कि भैया कौन है मर्डरर इसमें से। देखिए, ये है पर्सन 1 का डीएनए का सैंपल, ध्यान दीजिए, ये वाला पर्सन एक है जो एक आदमी है, मान लेते हैं ए है, ये ए का डीएनए सैंपल है, ये वाला बी का डीएनए सैंपल है, और ये बीच में जो हमारा है ये हमारा सैंपल है। ठीक है ना, जो हमें कहाँ से मिला था, जो हमें मिला था क्राइम सीन पर जो ब्लड स्पॉट मिला था, ये वो है हमारा, ये है ब्लड स्पॉट वाले डीएनए का पैटर्न। और जो आदमी का ब्लड स्पॉट लिया हुआ है, ब्लड लिया हुआ है हमने, ये उसका डीएनए का पैटर्न है। दूसरे आदमी के डीएनए का पैटर्न ये है। ये अलग अलग पैटर्न आया कैसे, VNTR की वजह से आया। ठीक है, VNTR की वजह, सॉरी VNTR की वजह से आया। अच्छा, मैच करा लो। देखो, मैच कराने पे क्या मिल रहा है, ये वाला बैंड तो मिल रहा है, ये वाला भी बैंड मिल रहा है, ये वाला भी बैंड मिल रहा है, ये वाला भी बैंड मिल रहा है, और ये वाला भी बैंड मिल रहा है, माफ कीजिएगा ये वाला भी बैंड क्या हो रहा है, मिल रहा है। भाई मर्डरर कौन है, खूनी कौन है, पर्सन 1 या पर्सन 2, पर्सन 1 या पर्सन बी। पर्सन 1 क्या है, मर्डरर है, पर्सन 1 क्या है, मर्डरर है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम क्या पता करते हैं कि भाई कौन पर्सन मर्डरर है, रेपिस्ट है, पैटर्निटी पता करनी है, इस तरह की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग क्या है, अलग अलग स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करके, मतलब सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलग अलग स्टेप्स में फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में डीएनए का पैटर्न हम पता कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप किसका यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या देख करके पता लगता है कि ये पर्सन खूनी है या कोई और है। ठीक है, तो आप कौन से रीजन का पता करेंगे, आप पता करेंगे VNTR वाले सीक्वेंस का पता करेंगे। कौन सा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का ही पता करते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पता करने के लिए पता करते हैं। एक और डायग्राम है, वो भी देख लीजिए, फिर ख़त्म करते हैं। 1 मिनट, ये देखिए, थोड़ा सा कलरफुल है इसलिए इसको रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, पैटर्नल क्रोमोसोम, ये पिता का क्रोमोसोम है, ये है माता का क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम को चेक किया जाता है, जितने भी हमारे शरीर में क्रोमोसोम प्रेजेंट्स हैं, 46 के 46 क्रोमोसोम का क्या किया जाता है, पता किया जाता है। ठीक है, ये है क्रोमोसोम नंबर 7, ये है क्रोमोसोम नंबर 2, ये है क्रोमोसोम नंबर 16 का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले सेपरेट किया डीएनए को, फिर हमने क्या किया, फ्रैगमेंट्स में उसको कट किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको डाला। जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे वो एनोड की तरफ आ गए, जो बड़े वाले थे वो उतना मूव नहीं कर पाए हैं, इससे सेपरेट कर लिया। फिर उनको हमने
शिफ्ट किया किस पर, नायलॉन या आपका जो नाइट्रोसेलुलोज है उस पर हमने क्या किया, उसको उस पर शिफ्ट कर लिया। इसको क्या कहा जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग। उस पर शिफ्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रोब डीएनए से हमारा जो सिंगल डीएनए था उसको डबल कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। हाइब्रिडाइज करने के बाद हमने क्या किया, एक्सरे फिल्म पर अपने डीएनए को डाला और एक पैटर्न हमको डीएनए का मिला, जिससे हमें क्या पता चला कि भाई जो सस्पेक्ट है वो क्या है। सस्पेक्ट के 2-3 सैंपल्स, 2-3 लोगों को हमने सैंपल्स लिए हुए थे, हमारे मेन सैंपल से सस्पेक्ट का सैंपल मैच कर गया, वही पर्सन क्या है, आपका डीएनए मैच कर गया, तो वही पर्सन क्या है, आपका मर्डरर है। इन सारी चीज़ों पर नहीं जाऊंगी मैं। ये देखिए, ये वाला जो है आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन जेल डीएनए फिंगरप्रिंट। अच्छा, मान लेते हैं कि ये है आपका सैंपल, ठीक है। ये वाला जो सैंपल है ये इस वाले सैंपल से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसको मान लेते हैं ये पर्सन ए का सैंपल है, इसको मान लेते हैं ये पर्सन बी का सैंपल है। तो पर्सन बी का सैंपल मेन सैंपल से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो पर्सन क्या होगा, जिस भी वे में आप उसको खोज रहे हैं, ठीक है। देख लेती हूँ एक बार मैं और कंफर्म कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ इसको एक बार। ओके, ये देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया हुआ है, इसको मैंने रखा हुआ था आपको रीड करके समझाने के लिए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या है बच्चों, डीएनए घनत्व, प्रवणता, अपकेंद्रीकरण, डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। डीएनए को सेपरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, डेंसिटी के बेसिस पर डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे शिखर स्मॉल पीक के रूप में, जबकि शेष डीएनए एक बड़े शिखर बिग पीक के रूप में दिखाई देता है। डीएनए के छोटे शिखर को क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जिनमें आपका क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस का नंबर कम होता है। एक को आप मिनी सैटेलाइट कहते हो, अनुषंगी क्या कहते हैं इसको बच्चों, लघु अनुषंगी, और एक को माइक्रो सैटेलाइट या सूक्ष्म अनुषंगी कहते हैं। लघु अनुषंगी में क्या है बच्चों, इसमें लगभग 10 से 60 ये आपका मिनी सैटेलाइट है, युग्म क्षार पाए जाते हैं। मानव जीनोम में ये ज़्यादातर प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, 1000 स्थानों पर इसको देखा गया है। माइक्रो सैटेलाइट में 1 से 6 या 2 से 13 नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, प्रेजेंट हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, ये हैं आपके शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ क्या है आपके नाइट्रोजनस बेसिस कम है, ठीक है। अभी हमने जो डिस्कस किया माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट के बारे में। अब क्या क्या करना है आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मतलब फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली डीएनए का। तो डीएनए को हमने क्या किया, सेपरेट किया। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए डीएनए का सैंपल श्वेत रुधिर कणिकाएं हो सकती हैं, डब्ल्यूबीसी हो सकता है, शुक्राणु हो सकता है, सीमेन हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड हो सकता है, कंकाल हो सकता है, बाल की जड़ें हो सकती हैं, नेल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके एज अ सैंपल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आपको मिलता है, जो भी जिस चीज़ पर भी आपको शक है, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड में कुछ विशेष स्थान पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोम कहा जाता है। पैलिंड्रोम बायोटेक आएगा तो हम करेंगे। पैलिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, इस तरफ से पढ़ने पर भी सेम चीज़ आएगा, इस तरफ से भी पढ़ने पर सेम चीज़ आएगा, तो ये आपको देखना है, ठीक है बच्चों। ये हमने क्या किया, डीएनए को सेपरेट कर लिया और उसको क्या करेंगे, फिर डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन खंडों में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहीं कहीं पर रिपीटेड होती है, जिनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है, वीएनटीआर इनको कहा जाता है। क्यों इनको वीएनटीआर कहा जाता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब करेंगे बच्चों। एगारोस जेल का यूज करके क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इलेक्ट्रोड पर इसको रखेंगे हम, एंड जो फ्रैगमेंट्स है वो देखेंगे कि किस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, डीएनए के टुकड़ों को एगारोस जेल में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करके अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इसमें डीएनए के छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े से आगे निकल जाते हैं और क्षार द्वारा डीएनए खंडों को डीफॉर्मेट कर दिया जाता है। आगे आ जाइए। उसके बाद क्या हो रहा है, एक रज्जु की डीएनए का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और नायलॉन मेम्ब्रेन। प्लीज एक चीज याद रखिएगा कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो जो फ्रैगमेंट डीएनए हमारा होता है, मतलब जो डीएनए सैंपल हमने लिया हुआ है और फ्रैगमेंट किया है, वो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक मीडियम में क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं बच्चों, विकृतीकरण करते हैं,
मतलब डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट भी करते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड में भी कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका जो प्रोब डीएनए था, उससे क्या करेंगे, दूसरा सीक्वेंस, दूसरा स्ट्रैंड भी डीएनए का लगाएंगे। तो याद रखिएगा, अभी तक आपने यहाँ तक जो आपने एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, नॉट एक्सपेरिमेंट, जो आप टेक्निक लगा रहे हैं उसमें आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा। नाउ विकृतीकृत, ये देखो ना वर्ड आ गया, जो हमने क्या किया था, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लिया था। हीट टेम्परेचर पर कर सकते हो, एल्कलाइन मीडियम पर उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर सकते हो। तो विकृतीकृत डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज, वर्ड मैं भूल रही थी, नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर या नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक है, एडविन सदर्न ने बताया था इसको, इस तरह से करके आप शिफ्ट कर सकते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग कहा जाता है। रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ डीएनए को बांधना या उसको हाइब्रिडाइज करना, तो एक सूत्री डीएनए को विशेष रूप से निर्मित किए गए रेडियो एक्टिविटी से चिन्हित एक सूत्री डीएनए जिसे प्रोब कहते हैं से मिला देते हैं। ये प्रोब डीएनए विशिष्ट खंडों के साथ जुड़ जाते हैं। कौन से, वीएनटीआर के साथ जुड़ जाता है। प्रोब डीएनए किसके साथ जुड़ जाता है, वीएनटीआर के साथ जुड़ जाता है। मॉलिक्यूलर प्रोब डीएनए या आरएनए के छोटे खंड होते हैं। प्रोब आगे बताया कि प्रोब क्या होते हैं। इसका प्रयोग न्यूक्लिक अम्ल नमूनों में पूरक अनुक्रमों को जानने के लिए किया जाता है। इसमें 200 से 500 तक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेडियो एक्टिव यौगिक से लेबल करके प्रोब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, डीएनए प्रोब, प्लीज़ इसको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप करते हैं क्या बच्चों, ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे, हमने एक्सरे फिल्म पर उसको डाला, ठीक है, संकरित यानी हाइब्रिडाइज डीएनए बनाया था प्रोब सीक्वेंस का यूज करके। संकरित डीएनए युक्त नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को एक्सरे पर रखने पर इससे निकले विकिरण द्वारा फिल्म काली हो जाती है, डार्क हो जाएगा। यह विकिरण उसी पट्टी से निकलता है जिसमें संकरित रेडियोएक्टिव खोजी निकलता है और इस तरह से डीएनए की पहचान होती है। प्रोब डीएनए पर ही आपका एक्सरे फिल्म पड़ता है और ये डीएनए कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, आप करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। डीएनए के खंडों को अंत में एक एक्सरे फिल्म पर लेते हैं। रेडियोधर्मी डीएनए से निकली विकिरणों को के कारण ही एक्सरे फिल्म चिन्ह बन जाते हैं। ये सफ़ेद एवं काली पट्टियाँ होती हैं। काली पट्टियों के इस विशिष्ट क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक व्यक्ति की सभी कोशिकाओं में वीएनटीआर मेरी बॉडी में, जो मेरे हाथ में होगा, जो मेरे आँख में होगा, जो मेरे शरीर में होगा, वो सभी पूरे पार्ट्स में वीएनटीआर मेरे शरीर में अलग होगा, लेकिन मेरे शरीर का वीएनटीआर आपके शरीर के वीएनटीआर से अलग होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह भिन्न होता है, लेकिन एक व्यक्ति की सभी कोशिकाओं में एक ही जैसा होता है। संतानों में कुछ समानता पिता से एवं कुछ समानता माता से मिलती है और इसीलिए आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके बाकी लोगों का डीएनए अलग अलग होता है। कौन सा डीएनए, 0.1%, कौन सा 0.1% ही अलग होता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और मैं आशा करती हूँ कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और तो ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए, मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और अगले क्लास में फिर से लेकर आती हूँ कंटेंट जो है हमारा, अगला चैप्टर फिर से हम पढ़ेंगे। तो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।